अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो है वो उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। देखो, जिस वक्त भी हम लोग जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो चेंज करते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर या उस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। तो फ्लक्स लिंकेज बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग दैट कंडक्टर, तो उसे हम लोग फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों के पास फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन आ गई। समटाइम्स यहाँ से इस चैप्टर में से डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो ये समटाइम्स ये डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फ्लक्स लिंकेज का यहाँ पे रिलेशन भी दिया हुआ है एन फाई। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एन फाई। एन जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। फिर इसके बाद कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो एक और तरीके से भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास जो है वो प्राइमरी कॉइल जो है वो मूव करे टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो इस फिनोमेना को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला कि हमारे पास जिस वक्त अर्थ क्विक होता है तो हमारे पास अर्थ सरफेस जो है वो शेक होती है। इस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और हमारे पास ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अर्थ क्विक की जो है वो इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, तो उसे सिस्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हो सकता है वो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि सिस्मोमीटर जो है वो किसके प्रिंसिपल पे जो है बेस करता है या किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सिस्मोमीटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे उसने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। कहता है कि हमारे पास जो ये सिस्मोमीटर के अंदर जो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट यूज्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, तो हमारे पास सिस्मोमीटर के अंदर जो ईएमएफ होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशंस। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट यूज्ड एंड तीसरा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। इन तीन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है ईएमएफ। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे इसने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया। तो अगर मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि पास करती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर गिवन एरिया से, तो उसे हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई एरिया ए। ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो इस तरह फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और एरिया जो है वो ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट इसका हमारे पास होता है जी टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग जो है वो वेबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा पीछे हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। इंडक्शन जो है वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग जो है वो सेल्फ इंडक्शन कहते हैं और दूसरे को जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन जो है विद इन द कॉइल प्रोड्यूस होती है और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बिटवीन टू कॉइल्स होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स के रिलेटेड जो है वो दो और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोगों ने यहीं पे क्लियर कर लेनी है। एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और दूसरी होती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज क्या होती है, बेसिकली इट इज़ द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द एजेस। ठीक है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कहते हैं। या इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्राडे लॉ। अब फ्राडे लॉ और लेंस लॉ जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो तीन चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूंगा वो पॉइंट्स इंशाल्लाह एमसीक्यूज उसी में से आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि फ्राडे लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
ठीक है, इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लें तो कहता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फ्राडे लॉ की जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म है। अब उसके बाद ये नीचे टेबल में जो है वो उसने डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं फ्राडे लॉ की। ठीक है, पहले उसने एन की जगह 1 पुट किया, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स 1 भी हो सकते हैं, उसने वो पुट करके बताया। ठीक है, फिर 5 की जगह बी 5 हमारे पास चाहे वो बी ए की इक्वल होता है या बी ए कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होता है, फिर उसने वो पुट किया है। तो इस तरह से उसने डिफरेंट रिलेशंस निकाले हैं जो कि आप लोग इस टेबल में देख सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनकी, तो आप फिर इन रिलेशंस को जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास लेंस लॉ क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में बैठा लो कि बेसिकली व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लेंस लॉ एंड फ्राडे लॉ। देखो, हमारे पास जो फ्राडे लॉ होता है ना, ये हमेशा जो है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके मैग्नीट्यूड के बारे में? इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, और हमारे पास जो लेंस लॉ होता है ना, बेसिकली ये हमें जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच लॉ गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड के बारे में जो है वो फ्राडे लॉ बताता है। ठीक है, और डायरेक्शन के बारे में जो है वो लेंस लॉ बताता है। ये दोनों की पॉइंट्स आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है, कहता है कि लेंस लॉ इज द कन्वीनियंट मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द करंट। ठीक है, ये लेंस लॉ बेसिकली फ्राडे लॉ को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन फ्राडे लॉ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और लेंस लॉ जो है वो उसी चीज़ के डायरेक्शन के बारे में बता देता है, उसको मज़ीद क्लियर कर देता है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे उसने लिखा कि इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन दैट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, ये लेंस लॉ की स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है दैट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, और हमारे पास ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, ये हमेशा जो है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, अब इस लेंस लॉ का रिलेशन क्या होगा? पहले हम लोगों ने जो है वो फ्राडे लॉ में क्या कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, लेंस लॉ का भी हमारे पास सेम यही रिलेशन है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें? डायरेक्शन को। बाकी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाला पॉइंट है, कहता है कि लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेंस लॉ हमारे पास बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और अगर आप लोगों ने जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो है वो डायरेक्शन को जो है वो फाइंड करना है, तो आप लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज़ करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास लेंस लॉ जो है वो रेफ़र करता है इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है वो रेफ़र नहीं करता। आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस लॉ रेफर्स टू, ऑप्शन ए में कह सकता है कि इंड्यूस करंट, ऑप्शन बी में कह सकता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली, ऑप्शन सी में कहता है कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में कहता है कि नन। ठीक है, नीदर इंड्यूस्ड करंट नॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा कि हमारे पास जो लेंस लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ करंट के इंड्यूस करता है, ईएमएफ को नहीं करता। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे पास बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली होता क्या है। तो फ्राडे ने ये कहा था कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को जो है वो वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं, तो हमारे पास उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, उस ईएमएफ को हम लोग जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन होगी। ठीक है,
फिर कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दो तरह की होती है, एक को हम लोग जो है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और दूसरे को जो है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फिर उसके बाद उसने जो है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो है वो डेफिनेशन लिखी है। कहते हैं कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ते, इस स्टेशनरी को देख के फ़ौरन कह देते हैं कि ये स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन है। यार स्टेटमेंट को तो पूरा पढ़ लो। कहता है कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स लिंकिंग इट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। दूसरी डेफिनेशन आप लोग देख लो स्टैटिकली की, कहता है कि व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग और चेंजिंग देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड, उसे हम लोग स्टैटिकली जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी थी। यहाँ पे उसने बोला कि कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। तो ये दो जो है वो कंट्रास्टिंग या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को लाजमी पता हो। ठीक है, समटाइम्स ये डेफिनेशंस एमसीक्यूज में आती हैं। फिर उसने एग्जांपल्स दिए हैं। कहता है कि एग्जांपल्स ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर जो है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि हमारे पास एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप लोग जो है वो इससे फाइंड कर सकते हो। आई करंट का है और ये हमारे पास ईएमएफ है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। फिर कहते हैं कि हमारे पास व्हेन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक्ड विद इट, तो उसे हम लोग जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, देखो ये खुद ब खुद हो रहा है। कहते हैं कि चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स। ठीक है, इट्स ओन फ्लक्स, तो ये इसका ये हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन है। फिर कहते हैं कि द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल विच इज़ नोन, तो उसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो है वो उसने सेल्फ इंडक्टेंस का मैथमेटिकली फॉर्म और यूनिट लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद देख लोगे। अब यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग और पॉइंट्स हैं और मज़े के पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ कास्ड बाय इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग को आप लोगों ने जहन में रखना है, इंक्रीजिंग द करंट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू इंक्रीजिंग द करंट। इस पॉइंट को अभी स्किप करो, इस पॉइंट पे आ जाओ थर्ड पे। कहते हैं कि इफ़ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीजिंग, वहाँ पे इंक्रीजिंग था, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग द करंट देन इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। ठीक है, टू दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। देखो जब हम लोग जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं ना इंक्रीजिंग करंट की वजह से, हमारे पास डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट होगी। लेकिन अगर हम लोग जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं डिक्रीजिंग द करंट की वजह से, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी ना वो सेम होगी, वो अपोजिट नहीं होगी। ठीक है, अब इस सेकंड पॉइंट में आप लोग देख लो, कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये वही बात कर रहा है, ऊपर वाली। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट नंबर 1 को एंड इस पॉइंट नंबर 3 को जो है वो लाजमी अपने जहन में रखना है कि अगर हम लोग जो है वो करंट ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं इंक्रीजिंग करंट की वजह से, तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। लेकिन अगर हम लोग जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं डिक्रीजिंग करंट की वजह से, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है, देखो हम लोग किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस को जो है वो दो तरीक़ों से जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को हम लोग इंक्रीज करके इंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर हम लोग जो है वो आयरन कोर की जगह जो है वो एयर कोर जो है वो रख दें, तो हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द टू नेबरिंग कॉइल्स टू इंड्यूस द वोल्टेज इन वन कॉइल ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द अदर, तो उसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन भी गिवन है, यहाँ से आप लोगों ने खुद देख लेना है। फिर उसके बाद इस पॉइंट में देखा कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है तो उसे हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, फिर ये नीचे उसने म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन भी दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्ट करती है रोटेशन को, ठीक है, उसे हम लोग एडी करंट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडी करंट की डेफिनेशन कि ऐसी फोर्स होती है जो कि रोटेशन को रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट या वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए। कहते हैं कि इन ट्रांसफार्मर द पावर रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रांसफार्मर में हमारे पास पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप द करंट वाइल स्टेप डाउन, देखो सिंपल इज दैट, हमारे पास कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन जो है वो करंट को स्टेप डाउन करवा देता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैंने एक सेपरेट पेज के ऊपर नोट किए। तो बस इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप करके तो फिर हम लोग उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं, वो बहुत मज़े के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ रिलेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज के साथ कुछ रिलेशन है, तो आप लोगों ने इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस मेन रिलेशन को अपनी ध्यान में रखो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सॉरी प्राइमरी कॉइल, ये पी है। तो समटाइम्स आप लोगों को न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आप लोगों ने चौथी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। मोस्टली इस तरह से होता है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करने होते हैं या सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर इस रिलेशन को लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स गिवन है, ठीक है। एक को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और दूसरे को जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। स्टेप अप के केस में हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और प्राइमरी में जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो कम होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज है ना वो भी जो है वो सेकेंडरी में ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। अब आप लोग अगर इसी को अपोजिट कर लो तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास हो गया स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उनको भी जो है वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना वो काज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस जो होता है ना उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो है वो काज है और इस काज का इफेक्ट जो है वो उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है, या इंड्यूस करंट जो है वो एक इफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू है, कहते हैं कि लेंस लॉ रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ, तो हमारे पास लेंस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है उसको रेफर करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रेफर नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जो है वो रेफर करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास है जी एसी जनरेटर। एसी जनरेटर बेसिकली ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बेसिकली ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो है वो बेस कर रहा होता है, उसके प्रिंसिपल पे जो है वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एमसीक्यू पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। अच्छा, आई थिंक ये हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के रिलेटेड एक एमसीक्यू पॉइंट है, लेकिन हम लोग इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो उसने आप लोगों को जो है वो एक इक्वेशन दी है, आई इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई मल्टीप्लाई टी। अब ये उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अगर वो आप लोगों को ये इक्वेशन दे के बोले आप लोग इसमें से आई नॉट फाइंड करो, तो आप लोग इसको कैसे फाइंड करोगे? तो आप लोग इसको फाइंड करने के लिए जो है वो एक बहुत ही आसान सा मेथड है, उसको यूज़ करोगे, ठीक है, जिसे हम लोग कंपैरिजन मेथड कहते हैं। कंपैरिजन मेथड में आपको जो है वो एक जनरल इक्वेशन जो होती है करंट की वो आपको याद होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है इसकी करंट की? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब आप लोग इसको कंपेयर करो, देखो ये आई जो है वो ये साई के साथ आएगा, आ गया। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो इसने 20 लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे आई नॉट आता है। दिस मीन्स दैट हमारे पास आई नॉट जो है वो कितना हो गया? 20 एम्पेयर, ठीक है। बस ये इसका सोल्यूशन है। आप लोगों को जो इक्वेशन गिवन होगी आप लोगों ने इस जनरल इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करना है और अपना आंसर निकालना है। अब अगर आप लोगों को वो बोले कि आप लोग ओमेगा बताओ, ओमेगा क्या है इस इक्वेशन में, तो सिंपल आप लोग कंपेयर करो। ओमेगा हमारे पास कितने हैं? 2 नहीं बल्कि 100
100 पाई, ये आप लोगों के पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। जस्ट सिंपल कंपैरिजन करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप लोगों से वो ये कह सकता है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी बताओ, फिर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ से आप लोग एफ को सेपरेट कर लो तो आप लोगों के पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। सो जस्ट वैल्यूज पुट करो, एफ इज इक्वल टू, सॉरी ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, ओमेगा जो है वो नोमिनेटर में आएगा, ठीक है। देखो हम लोगों ने इस एफ को सेपरेट किया ना, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। वैल्यूज पुट कर लो आप लोग, ओमेगा की वैल्यू कितनी है जी 100 पाई डिवाइडेड बाई ये 2 पाई, ये वाला आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, पीछे हमारे पास बचता है जी 100 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2 50 आर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 50। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, सो हर्ट्ज, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो है वो इनपुट और आउटपुट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट रहती है या सेम रहती है, वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो सेम रहती है। और ट्रांसफार्मर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट के लिए जो है वो इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ये आप लोगों के पास बेसिक रिलेशन है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग स्टेप अप कहते हैं, दूसरे को हम लोग स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है। अब स्टेप अप में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है वो ये 1 से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनको डिवाइड कर लें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन करंट जो है वो इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो प्राइमरी में ज़्यादा होगा, ठीक है। करंट जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। मैं तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ, करंट का भी, वोल्टेज का भी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स का भी। स्टेप अप के लिए, स्टेप डाउन के लिए आप लोग जस्ट इन्हीं को अपोजिट कर लो, ठीक है। देखो हम लोगों ने पहले यहाँ पे क्या बात की थी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में स्टेप अप की बात करूँ, ठीक है। लिख भी देता हूँ, स्टेप अप की बात हो रही है। पहला पॉइंट कि सेकेंडरी कॉइल में जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, वोल्टेज भी हमारे पास जो है वो सेकेंडरी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, लेकिन करंट जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप लोग अपोजिट करोगे तो ये आप लोगों के पास स्टेप डाउन के लिए बन जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ है, कहता है कि इफ़ DC इज़ गिवन टू द प्राइमरी कॉइल देन, तो यार सिंपल इज़ दैट हम लोग ट्रांसफार्मर को DC के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते, हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ ही जो है वो AC के लिए करते हैं। तो हमारे पास VS जो है वो 0 होगा, ऑप्शन D इज़ करेक्ट, ठीक है। ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।